साथियों, वर्ग एक चयन और पात्रता परीक्षा की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम अपनी एमसीक्यू सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न है, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये जो पुस्तक है श्रृंखला की कड़ियाँ, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। इसकी जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। और ये जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि इसमें महादेवी वर्मा ने नारी मुक्ति का आह्वान करने के साथ ही स्त्रियों को जो श्रृंखला की कड़ियाँ या जिसमें वो जकड़ी हुई हैं उनको वो तोड़ने का आह्वान है वो करती हैं श्रृंखला की कड़ियाँ में। साहित्य का उद्देश्य, इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ। और इसकी स्थापना 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी लखनऊ में। तो उसी का जब पहला 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में लखनऊ में। तो उसी के जो पहले वो लेखक संघ हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने। और उसी के जो अध्यक्षीय जो सभागार में जो भाषण दिया गया था उसका नाम था साहित्य का उद्देश्य। तो इस तरीके से जो 1936 में प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और उसके जो सभागार में जो भाषण दिया गया था अध्यक्ष के तौर पर प्रेमचंद द्वारा, उसी का नाम था साहित्य का उद्देश्य। फिर है काव्य, ये कला और अन्य निबंध। ये जो निबंध है काव्य, कला और अन्य निबंध, छायावादी प्रमुख कवि और बृहत्तरी में शामिल जयशंकर प्रसाद का निबंध है। ये तो श्रृंखला की कड़ियाँ, ये महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं, जिसमें उन्होंने नारी मुक्ति का आह्वान करने के साथ ही स्त्रियों को श्रृंखला की कड़ियाँ हैं जो उनको जकड़ी हुई हैं उनको तोड़ने का वो आह्वान करती हैं। साहित्य का उद्देश्य, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की जब स्थापना हुई थी तो उसके पहले अध्यक्ष के तौर पर सभागार में दिया गया भाषण था प्रेमचंद का। और काव्य, कला और अन्य जो निबंध वो है जयशंकर प्रसाद का। तो जो छायावाद का जो घोषणा पत्र है वो है पल्लव की भूमिका, और इसकी जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो इसके लेखक हैं। और इसी पल्लव की भूमिका को, और इसमें जो पल्लव की जो भूमिका है उसमें कवि ने नई काव्य भाषा अपनाने का आह्वान किया है। नई काव्य भाषा अपनाने पर बल दिया है। तो जो छायावाद का जो घोषणा पत्र माना जाता है वो है सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव की भूमिका। ये जो पुस्तक है इसमें राष्ट्रीय काव्य की अभिव्यक्ति होने के साथ ही नई काव्य भाषा है उसको अपनाने पर बल दिया गया। और इसकी जो तुलना है पश्चिम में एक पुस्तक हुई है लिरिकल बैलेड्स, जिसके जो लेखक है वो सैमुअल टेलर कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों ने उस पुस्तक को लिखा लिरिकल बैलेड्स। उससे तुलना की जाती है क्योंकि उसमें भी जो नई काव्य भाषा उसको अपनाने पर बल दिया जाता है। उसी तरीके से पल्लव की भूमिका में भी जो नई काव्य भाषा है उसको अपनाने पर बल दिया जाता है। और इसकी जो तुलना है वो पश्चिम की पुस्तक जिसके लेखक सैमुअल टेलर कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ है कि लिरिकल बैलेड्स है उससे की जाती है। तो छायावाद का जो घोषणा पत्र वो है पल्लव की भूमिका। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों में 5 जोड़ी आंखों से कवि धूमिल का क्या हास्य? दी गई पंक्तियों में 5 जोड़ी आंखें से कवि धूमिल का क्या संबंध है? दी गई पंक्तियों में 5 जोड़ी आंखों से कवि धूमिल का क्या आशय है? प्रश्न है, पंक्तियां हैं ये, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए। ये जो पंक्तियां हैं वो धूमिल की एक कविता है घर में वापसी, उससे ली गई हैं। और जो कवि धूमिल है उनका जो पूरा नाम है वो है सुदामा पांडे धूमिल। ये भी आपसे प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, सुदामा पांडे धूमिल है वो इनका पूरा नाम है।
और ये जो 60 कविता है उसके प्रमुख कवि रहे हैं, 60 कविता के। और इनकी अगर प्रमुख काव्य संग्रह हैं तो उनकी अगर चर्चा करें तो वो एक है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और एक और है महत्वपूर्ण का, वो है सुदामा पांडे का लोकतंत्र। तो जो कवि धूमिल हैं, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल, और इनके प्रमुख काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे और संसद से सड़क तक। कल सुनना मुझे के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया है। कल सुनना मुझे को काव्य साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया, और इनका पूरा नाम है वो है सुदामा पांडे धूमिल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कवि धूमिल का वो पूरा नाम क्या है, वो है सुदामा पांडे धूमिल। घर में वापसी है वो इनकी एक प्रमुख कविता है, उसी की ये पंक्तियां हैं। इसके अलावा इनकी अगर अन्य प्रमुख कविताओं की चर्चा करें तो वो है एक है अकाल दर्शन, संसद और रोटी। और इसके अलावा इनकी एक और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है मोचीराम। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं और ये है इनके काव्य संग्रह। ये जो पंक्तियां वो घर में वापसी से है, और दी गई पंक्तियों में 5 जोड़ी का जो आशय है वो है गरीबी से नहीं है, 5 सदस्य से भी नहीं है, 5-10 आंखों से नहीं है, बुढ़ापा से भी नहीं है। इसका जो अर्थ है वो है 5 सदस्य से। तो घर में वापसी पे जो 5 सदस्य हैं उन्हीं का जो आह्वान है वो कवि के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सी प्रवृत्ति नई कविता में नहीं पाई जाती? तो जो नई कविता है उसकी उत्पत्ति है 1950 के दशक में होती है। अज्ञे द्वारा 1951 में दूसरे सप्तक है उसके संपादन का कार्य किया जाता है, और यहीं से मान लिया जाता है कि जो प्रयोगवाद है वो नई कविता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। नई कविता की अगर प्रमुख अगर हम कवियों की चर्चा करें तो उसमें धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र इत्यादि हैं वो प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा जो रघुवीर शाह हैं वो भी महत्वपूर्ण कवि हैं। तो जो नई कविता है वो हिंदी कविता के विकास में उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो मानवीय जीवन की विसंगति वो यथार्थबोध या जो संबंधों की जटिलता उसको प्रतिपादित करने में जो नई कविता है उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो नई कविता है उसने न केवल कथ्य के स्तर पर बल्कि जो शिल्प है उसके स्तर पर भी जो नवीन नवीन प्रयोग हैं वो किए हैं। तो इनमें से जो नई कौन सी प्रवृत्ति है वो नई कविता में नहीं पाई जाती है? इसके ऑप्शन है यथार्थवाद। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि जो नई कविता है वो भोगे हुए यथार्थवाद या व्यक्ति की जो अनुभूति है उस पर बल देती है। ये व्यर्थ की जो कल्पनाएं होती हैं या व्यक्ति का जो जनजीवन से जुड़ाव नहीं होता है उस पर ये बिल्कुल भी बल नहीं देती है। तो यथार्थवाद से इसका संबंध है। साथ ही इसमें बौद्धिकता भी है, इसमें क्षणिकता पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें जो क्षणिकता है उस पर भी विशेष बल दिया जाता है। इसमें जो नई चीज नहीं पाई जाती है वो नहीं पाई जाती है वो कोमलता। तो इसमें जो कोमलता है वो नई कविता में वो नहीं पाई जाती। इस तरीके से इसका आंसर होगा वो होगा डी, कोमलता। फणीश्वर नाथ रेणु के पहले उपन्यास का नाम क्या था? फणीश्वर नाथ रेणु है वो हिंदी की एक प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं, और इनकी जो प्रमुख जो ख्याति है वो हिंदी में जो आंचलिक कथा साहित्य है उसको लेकर है। आंचलिक साहित्य को जो साहित्य के केंद्र में जो लाने का कार्य है वो फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। इनके उपन्यास हैं ये सभी जो कि आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आती हैं। इनका जो पहला उपन्यास है वो है मेला आंचल, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954। ये फणीश्वर नाथ रेणु का ना सिर्फ एक महत्वपूर्ण उपन्यास है बल्कि हिंदी साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में माना जाता है। गोदान के बाद हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की जो चर्चा की जाती है उसमें मेला आंचल की ही की जाती है, और ये फणीश्वर नाथ रेणु का है पहला उपन्यास, और यहीं से जो आंचलिक जो कथा साहित्य है उसकी जो शुरुआत है वो हो जाती है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो पहला उपन्यास है वो है मेला आंचल। इसके अलावा प्रति परिकथा, दीर्घ तरपा, जुलूस,
कितने चौराहे इत्यादि भी इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनकी जो कहानियों उनमें भी आंचलिक तत्व है वो मिलता है। उदाहरण के लिए इनकी प्रमुख आंचलिक कहानियों में तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम या फिर और लाल पान की बेगम बड़ी महत्वपूर्ण है। और इनका जो कहानी संग्रह है उसका नाम है ठुमरी, और जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1959। ये इनका कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो नाटक के लिए उपयुक्त नहीं है। यह नाटक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा हिंदी साहित्य का जो इतिहास पुस्तक है उस पर वो अचंभित करते हुए बोलते हैं कि ये बड़े आश्चर्य वाली बात है कि हिंदी साहित्य में जो गद्य विधा की जो शुरुआत है वो नाटक से होती है। तो आधुनिक हिंदी जो गद्य साहित्य का जो आरंभ है वो होता है नाटकों से, और तो उसी के जो विकल्प नाटकों के लिए उपयुक्त तो नहीं है। नाटक के कई अंक होते हैं, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नाटक है वो कई अंकों में विभाजित होता है, और साथ ही जो कई नाटक अंकों के साथ ही दृश्य हैं उसमें भी विभाजित होते हैं। तो नाटक हैं वो कई अंक के साथ ही कई दृश्य हैं उसमें विभाजित होती हैं। नाटक में कम पात्र होती हैं, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाटक में जो पात्रों की संख्या है वो अच्छी खासी होती है। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनके बारे में तो ये कहा भी जाता है कि उनके जो पात्र हैं उनकी जो संख्या है वो अत्यधिक है। दूसरी तरफ मोहन राकेश के जो नाटक है उनमें जो पात्रों की जो संख्या है वो कम देखने को मिलेगी। नाटक है वो दृश्य काव्य, बिल्कुल सही है। नाटक है जो अन्य गद्य विधाओं से इसलिए अलग होता है क्योंकि जो नाटक होता है वो ना सिर्फ लिखा जाता है बल्कि उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है रंगमंचन। कोई भी नाटक तभी सफल माना जा सकता है पूर्णतः जब उसका जो रंगमंच है वो पूर्णतः सफल हो। इसलिए नाटक है वो दृश्य काव्य, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा कथा वस्तु में विस्तार और संपूर्णता होती है, ये भी सही है, क्योंकि जो नाटक है उसका आकार भी बड़ा होता है तो उसमें जो कथा वस्तु में विस्तार और संपूर्णता है वो चीज़ भी देखने को मिलती है। तो नाटक में कौन सा विकल्प नाटक के लिए उपयुक्त तो नहीं है, तो नाटक में कम पात्र होती हैं, ये बिल्कुल गलत है, और नाटक में कम पात्र नहीं होते हैं। बी ऑप्शन है वो सही। अगला प्रश्न है, एक ऐसा आख्यान जो इतना छोटा हो कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो, उपरोक्त परिभाषा किस विकल्प के लिए सही होगी। फिर से हम पढ़ते हैं इसको। एक ऐसा आख्यान जो इतना छोटा हो, ये महत्वपूर्ण रखने वाली बात है, इतना छोटा हो कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो, उपरोक्त परिभाषा है किस विकल्प के लिए सही होगी। नाटक के लिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो आकार है वो बड़ा होता है। एकांकी नाटक है वो एकांकी है वो नाटक से छोटी होती है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता है। उपन्यास ये तो बिल्कुल बड़ा होता है, और अन्य गद्य विधाएं जितनी भी होती हैं उनमें सबसे बड़ा जो उसका जो आकार होता है वो उपन्यास होता है, क्योंकि इसमें संपूर्णता से है वो चरित्रों के साथ ही जो विषय वस्तु उसका वर्णन किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा कहानी, क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज है जिसका आकार है वो ना सिर्फ छोटा होता है बल्कि इसको हम एक जो बैठक है उसमें भी पढ़ सकते हैं, और उसका जो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। तो ये इसका जो आंसर होगा वो सही होगा, वो होगा कहानी। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी द्वारा रचित अकेली में कहानी है इनकी महत्वपूर्ण अकेली कहानी। मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी अकेली में कौन सा पात्र नहीं है। तो जो मनु भंडारी हैं वो आधुनिक हिंदी जो कहानी आंदोलन माना जाता है उसकी जो प्रमुख लेखिका हैं। आधुनिक हिंदी कहानी है जो नई कहानी आंदोलन है उसमें 3 महिलाएं रही हैं। एक है उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोबती, और इन दोनों के साथ ही जो मनु भंडारी हैं वो जो नई कहानी आंदोलन उसकी महिला तरी में शामिल है। आधुनिक हिंदी कहानी आंदोलन को दिशा देने में मनु भंडारी का वो बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी जो प्रमुख कहानियों की अगर कहानी संग्रहों की चर्चा करें उसमें यही सच है, एक प्लेट सैलाब, अकेली, मैं हार गई इत्यादि हैं वो इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1 इंच इस मुस्कान जो उपन्यास है वो इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। इसके अलावा जो मनु भंडारी उपन्यास है, जो इसके अलावा जो आपका बंटी उपन्यास है उसमें जो बाल मनोविज्ञान है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है कि जब 2 व्यक्ति हैं तो वो उनके जो संबंधों में बिखराव होता है या जब वो अलग हो रहे होते हैं तो एक छोटे बच्चे होते हैं,
छोटा बच्चा होता है तो उसकी जो बाल मनोविज्ञान है उसकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो आज़ादी के बाद जो जिस प्रकार की जो राजनीतिक विभीषिका है और उसमें जो राजनेता हैं वो अपना लाभ कमाने के लिए किस प्रकार नीचे चले जाते हैं उसका वर्णन है वो महाभोज उपन्यास में किया गया है। तो इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं अगर उनकी हम चर्चा करें तो वो है 1 इंच मुस्कान, महाभोज और आपका बंटी। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथ्य भी लिखा है। एक इन्होंने महत्वपूर्ण आत्मकथ्य भी लिखा है और उसका नाम है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी इनका महत्वपूर्ण आत्मकथ्य भी है। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी जो रचना है वो वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा है उसके सिलेबस में भी लगी हुई है, मनु भंडारी की एक कहानी यह भी। तो इनके उपन्यास 1 इंच मुस्कान, महाभोज आपका बंटी और अकेली त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब और यही सच है इनके प्रमुख कहानी संग्रह। तो मनु भंडारी द्वारा एक रचित कहानी है वो है अकेली। ये जो कहानी है इस कहानी में एक वृद्ध महिला होती है और उसका जो जवान बेटा है उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी में किस प्रकार परिवर्तन आता है तो उसका वर्णन किया गया है। तो जब वो उसका जवान बेटे की मौत हो जाती है तो उसका जो पति है वो सब घर बार छोड़ के वो ऋषिकेश में चला जाता है और साल में वो एक आध बार है वो घर आता है और उसको बड़ा टॉर्चर करता है और उसकी ज़िंदगी वो नरक बन जाती है। तो उसी के इर्द गिर्द ये कहानी लिखी गई है, मनु भंडारी की कहानी अकेली। इसमें जो पात्र नहीं है राधा भाभी नहीं, ये राधा भाभी है, सोमा बुआ, इसी के केंद्र में ये कहानी लिखी गई और ये प्रमुख महिला पात्र भी है, किशोरी लाल भी है। इसमें जो पात्र नहीं है वो है लक्ष्मा। तो ये अकेली जो कहानी उसका जो पात्र नहीं है वो है लक्ष्मा। हरीश चंद्र वर्मा ने किसी हिंदी की प्रथम एकांकी माना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरिश्चंद्र वर्मा है जो है उन्होंने किसी हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो माना है। तो हमारे पास ऑप्शन है धर्मवीर भारती के नीली झील, धर्मवीर भारती का नीली झील, उदय शंकर भट्ट का धूप शिखा, राम कुमार वर्मा का बादल का मृत्यु और हरिकृष्ण प्रेमी का माला प्रेम। तो धर्मवीर भारती का जो नीली झील है उसको हरिचंद्र वर्मा ने हिंदी की प्रथम एकांकी नहीं माना है। दूसरा है उदय शंकर भट्ट का दीप शिखा, इसी भी हरिचंद्र वर्मा ने हिंदी की प्रथम एकांकी नहीं माना है। हरिकृष्ण प्रेमी का माला प्रेम इसे भी नहीं माना है। उन्होंने राम कुमार वर्मा को बादल की मृत्यु को हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो माना है। और राम कुमार वर्मा है वो उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि और गद्यकार रहे हैं। राम कुमार वर्मा के जो प्रमुख काव्य संग्रह उसमें प्रेमकण और मधु संगीत हैं वो प्रमुख हैं। इसके अलावा इन्होंने एक हिंदी साहित्य इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है राम कुमार वर्मा ने। और ये उत्तर छायावाद की जो प्रमुख कवियों में शामिल हैं और इन्होंने न केवल गद्य के क्षेत्र में बल्कि पद्य के क्षेत्र में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रेमकण और मधु संगीत है वो इनकी प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न है आहार्य, वाचिक, आंगिक और सात्विक निम्नलिखित विकल्पों में से किसके प्रकार है। आहार्य, वाचिक, आंगिक और सात्विक, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आहार्य, वाचिक, आंगिक और सात्विक निम्नलिखित विकल्पों में से किसके प्रकार है। आहार, वाचिक, आंगिक और सात्विक। तो ये शैली के प्रकार नहीं है, ये नायक के भी प्रकार नहीं है, ये अभिनय के भी प्रकार नहीं है, ये नाटक या दृश्य काव्य के अंतर्गत जो अभिनय विधा है उसके प्रमुख प्रकार हैं। तो अभिनय के अंतर्गत आहार्य, वाचिक, आंगिक, सात्विक, उसके माध्यम से जो अभिनय के प्रकार वो है। तो अभिनय में हम कई बार बोलकर,
कई बार अपने इशारों के द्वारा या आंगिक अनुभूति है, कई प्रकार उसके द्वारा हम अभिनय का प्रयास करते हैं, तो उसी को आहार है। वाचिक यानी बोलने के द्वारा, अंगों के द्वारा, सात्विक और निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही, तो वो है अभिनय। तो अभिनय के प्रकार है आहार, वाचिक, आंगिक और सात्विक। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत है वो अज्ञा जी का है। यहाँ पर प्रमुख यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं, और ये हिंदी में जो यात्रा वृत्तांत की जो शुरुआत है वो अन्य गद्य विधाओं के साथ ही वो भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा कई आलोचक, उनका मानना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सरयू पार की यात्रा है, उसे हिंदी का हम प्रथम जो यात्रा वृत्तांत है वो मान सकते हैं। तो जो सागर की लहरों पर ये जो यात्रा वृत्तांत है, ये है भागवत शरण उपाध्याय का। तो सागर की लहरों पर जो यात्रा वृत्तांत है वो है भागवत शरण उपाध्याय का। रूस में 46 दिन ये जो यात्रा वृत्तांत है वो है यशपाल जैन का। इसके पश्चात नंदन से लंदन तक ये जो यात्रा वृत्तांत है वो है ब्रज किशोर। तत्पश्चात जो अगला ऑप्शन है वो है, अरे अयावर याद रहेगा, ये जो यात्रा वृत्तांत है वो है अज्ञा का। ये जो यात्रा वृत्तांत है अज्ञा का, अरे अयावर याद रहेगा, इसमें जो भारतीय एवं जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके जो स्थल हैं उनका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, स्थल है उनका। इसके अलावा अज्ञा का एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, वो है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने पश्चिमी देश हैं उनकी यात्रा वृत्तांत के स्थल है उनका भ्रमण किया, पश्चिमी देशों का। तो अज्ञा के दो यात्रा वृत्तांत है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक है अरे अयावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। एक अरे अयावर याद रहेगा में याद में, उसमें उन्होंने जो भारतीय स्थल और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया है। तो एक बूंद सहसा उछली में उन्होंने जो पश्चिमी देश हैं उनकी यात्रा वृत्तांत है उनका वर्णन किया। इसके अलावा एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, वो है देश विदेश, जो कि दिनकर जी का है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आए हैं। जो देश विदेश जो यात्रा वृत्तांत है वो किसका है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर का। इसके अलावा निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है चीरों पर चांदनी। तो सागर की लहरों पर ये भागवत शरण उपाध्याय का। रूस में 46 दिन यशपाल जैन, और नंदन से लंदन है ब्रज किशोर का, और चीरों पर चांदनी है निर्मल वर्मा का, और देश विदेश है वो है दिनकर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो रेखा चित्र नहीं है। हमको ये देखना है कि जो कौन सा जो विकल्प है वो रेखा चित्र नहीं है। तो रेखाएं बोल उठी, यह एक रेखाएं बोल उठी, यह एक रेखा चित्र है, और ये जो रेखा चित्र है वो है देवेंद्र सत्यार्थी का। फिर माटी, ये माटी की मूर्तें हैं, ये प्रमुख रेखा चित्र वो है राम वृक्ष बेनीपुरी का। अतीत के चलचित्र, ये है महादेवी वर्मा का। और फिर मंटो मेरा दुश्मन, ये है उपेंद्र नाथ अस्क। तो मंटो मेरा दुश्मन है वो है उपेंद्र नाथ अस्क का। ये प्रमुख रेखा चित्र दिए गए हिंदी के, और उसमें हमको देखना है कि उसमें कौन सा रेखा चित्र है वो नहीं है। तो रेखाएं बोल उठी, ये प्रमुख रेखा चित्र है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इसके बाद है फिर माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें हैं वो हिंदी का एक प्रमुख रेखा चित्र है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रेखा चित्रों के विकास में वो रामवृक्ष बेनीपुरी है, उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माटी की मूर्तों के अलावा इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रेखा चित्र है वो है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब।
अतीत के चलचित्र, ये भी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, और महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र और संस्मरण है उनके विकास में काफी योगदान दिया है। और इनके जो लेखन है, गद्य विधा है, उसको रेखा चित्र संस्मरण के नाम से भी बोल दिया जाता है, रेखात्मक संस्मरण। तो अतीत के चलचित्र के अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना वो है पथ के साथी और मेरा परिवार। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये इनकी प्रमुख रेखा चित्र संस्मरण की रचना है। इसके अलावा जो मंटू मेरा दुश्मन है, ये उपेंद्र नाथ अश्क का है और ये रेखा चित्र नहीं है। तो डी ऑप्शन है वो सही है। इनमें जो रेखा चित्र नहीं है वो है उपेंद्र नाथ अश्क का मंटू मेरा दुश्मन। कलम का सिपाही में किस महान साहित्यकार और जीवन का समग्र चित्रण मिलता है? तो एक कलम का सिपाही है वो एक हिंदी साहित्य की प्रमुख जीवनी रही है, और इसके जो लेखक हैं वो है अमृत राय। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, और उसी का जो नाम है वो है कलम का सिपाही। तो अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, और जिसका नाम है वो है कलम का सिपाही। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर ने भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जीवनी लिखी है हिंदी में, वो है कथा शिल्पी शरत चंद्र की। ये भी हिंदी साहित्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी मानी जाती है, जो कि है कथा शिल्पी शरत चंद्र की जीवन पर आधारित। और इसका जो नाम है वो है आवारा मसीहा। आपने कई बार सुना भी होगा कि आवारा मसीहा वो किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा जीवनी है कथा शिल्पी शरत चंद्र की, और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। और ये जो आवारा मसीहा है वो 3 भागों में विभाजित है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो है दिशाहारा, दिशा की खोज, और अंत में है दिशांत। तो इस तरीके से जो कलम का सिपाही जो जीवनी है वो प्रेमचंद की है, और उसके जो लेखक है वो है अमृत राय। फिर इसके अलावा जो अमृत राय है, ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है सहज कहानी आंदोलन। ये सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है अमृत राय। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सहज कहानी आंदोलन है उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो सहज कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो है अमृत राय। और इन्होंने जीवनी लिखी है मुंशी प्रेमचंद की कलम का सिपाही के नाम से। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर ने कथा शिल्पी शरत चंद्र की जीवनी लिखी है आवारा मसीहा के नाम से, और वो 3 भागों में विभाजित है, दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधित कौन सी रचना लिखी है? तो यहाँ पर भारतेंदु है, तो भारतेंदु वो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख साहित्यकार हैं, और हिंदी में जो आधुनिक गद्य साहित्य या आधुनिक काव्य की जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। तो भारतेंदु का जो यात्रा वृत्तांत है कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा नहीं लिखी इन्होंने, इलाहाबाद की यात्रा भी नहीं है, गंगा पार की यात्रा भी नहीं है। इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसका नाम है सरयू पार की यात्रा। तो भारतेंदु का जो महत्वपूर्ण जो यात्रा वृत्तांत है वो है सरयू पार की यात्रा, और इसे कई लोग मानते हैं कि हिंदी का जो पहला यात्रा वृत्तांत है उसकी श्रेणी में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी तिब्बत यात्रा का भाग नहीं है? तो राहुल सांकृत्यायन है वो हिंदी में एक प्रमुख घुमक्कड़ शास्त्र है उसके रचयिता रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करना और नए ग्रंथों का खोज करना इनका प्रमुख कार्य रहा है। और राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। बाद में जब वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो अपना नाम परिवर्तित करके कर लेते हैं राहुल सांकृत्यायन। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे, बाद में जब वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो उसको नाम परिवर्तित करके कर लेते हैं राहुल सांकृत्यायन। इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937, और ये है 4 भागों में विभाजित है। ये वर्ग 1 का जो चयन परीक्षा है उसके सिलेबस में भी ये रचना लगी हुई है, मेरी तिब्बत यात्रा। तो ये जो मेरी तिब्बत यात्रा है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937,
और ये जो रचना है वो 4 भागों में विभाजित है। इसके जो 4 भाग हैं उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ल्हासा की ओर ये शामिल है, 4 की ओर ये भी सही है, साकियों की ओर ये भी सही है। इसमें जो नहीं है वो है न्याय की ओर। इसका जो 4th जो विकल्प है वो है जैनम की ओर। ल्हासा की ओर, 4 की ओर, सा की ओर और जैनम की ओर, तो ये सब ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो सही होगा वो होगा न्याय की ओर। इसमें ये भागों में ये विभाजित नहीं है, जबकि अन्य 3 भाग ल्हासा की ओर, 4 की ओर, साकियों की ओर वो इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन सा संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन सा जो संबोधन शब्द है उसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीवी और आयुष्मान। तो अपने से बड़े के लिए प्रिय का तो नहीं, ये छोटे के लिए प्रयोग हुआ जाता है। चिरंजीवी भी नहीं, आयुष्मान भी नहीं। तो पत्र में अपने से बड़े के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो करते हैं श्रद्धेय का। तो पत्र में अपने से बड़े के लिए प्रयोग किया जाता है वो है श्रद्धेय। अगला प्रश्न है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठुमकी ठुमकी रुंझुन धुनी सुनी, कनक अजिर सुसु ढोलता। अलंकार है ये। इसकी पंक्तियां हम फिर से पढ़ते हैं। ढुमकी ढुमकी रुंझुन धुनी सुनी, कनक अजिर शिशु डोलता। ढुमकी ढुमकी रुंझुन धुनी सुनी, कनक अजिर शिशु डोलता। तो इसमें जो अलंकार है अगर हम इसको अगर देखें, इसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। एक है ढुमकी ढुमकी, अलंकार पहचानने का ये तरीका है। इसके अलावा ढुमकी ढुमकी, इसमें दो शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है। जब भी जहां भी वर्णों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, या काव्य में जब बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर एक अलंकार का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है अनुप्रास अलंकार का, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। तो वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण जो अलंकार का प्रयोग होता है, वर्णों की बार बार आवृत्ति। वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण जिस काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के हैं वो 5 भेद माने जाते हैं: लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास इत्यादि। तो अनुप्रास जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के हैं 5 भेद: छेकानुप्रास, वृंत्यानुप्रास, अंतानुप्रास, लाटानुप्रास और वृंत्यानुप्रास इत्यादि। तो इनके जो प्रकार हैं वो हैं 5 भेद हैं इसके। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रखने वाली याद है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 5 भेद। तो डुमकी डुमकी रुंझुन धुनी सुनी, कनक आजिर शेषी डोलता, इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूं, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूं। पंक्तियां फिर से रिपीट करते हैं हम इसको। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूं, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूं। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य गुण का प्रयोग उपयुक्त नहीं होगा। तो हिंदी में 3 काव्य गुण माने जाते हैं: प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो हिंदी में जो काव्य गुणों की संख्या वो है 3: प्रसाद, माधुर्य और ओज। 3 ही काव्य गुण माने जाते हैं: प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो कौन सा उपयुक्त नहीं होगा? जाहिर सी बात है, अगर हम इसको ऑप्शन को भी एलिमिनेट करेंगे तो वो होगा व्यंजना। व्यंजना है वो काव्य गुण नहीं है, बल्कि ये जो व्यंजना है ये है शब्द शक्ति। ये क्या है? शब्द शक्ति। और हिंदी में 3 काव्य गुण के साथ ही 3 शब्द शक्तियां मानी जाती हैं, वो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बाद में इनके कई भेद भी उपभेद भी होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः 3 जो शब्द शक्तियां पाई जाती हैं, जो शब्दों में निहित जो शक्तियां होती हैं, उसी को बोलते हैं हम शब्द शक्तियां।
तो उसमें है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 काव्य गुण हैं, ऊज, माधुर्य और प्रसाद। तो काव्य गुण का प्रयोग नहीं होगा, ये व्यंजना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यह एक शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, एक राज्य ना हो, एक राज्य ना हो, बहुत से हों जहां, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। बहुत तारे थे, अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। जब भी हमें कोई पंक्तियां दी जाती हैं और उसमें शब्द शक्ति या जो काव्य गुण है या अलंकार है या रस खोजने को दिया जाता है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उस पंक्तियों को 1 से 2 बार पढ़ें। एक राज्य ना हो, बहुत से हों जहां, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। बहुत तारे थे, अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है वो प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास दृष्टांत अलंकार, रूपक अलंकार, अनियुक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये जो काव्य पंक्तियां उसको देखकर आप पहचान ही रहे हो, इसमें जो अलंकार है उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं, अनियुक्ति भी नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा। इसमें जो अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार है जहां उपमेय और उपमान में जब बिंब प्रतिबिंब का जब भाव होता है तो दृष्टांत अलंकार वहां पर होता है। जब उपमेय और उपमान में जब बिंब प्रतिबिंब का जो भाव होता है तो वहां पर है उपमा अलंकार का सृजन होता है। इसके अलावा जब कोई एक वाक्य होता है और दूसरे कथन में उसी का जब मिलता जुलता वाक्य है उसकी पुष्टि की जाती है, तो वहां पर हमको दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। जैसे कि इन पंक्तियों में देखने को मिलेगा उपमेय उपमान का भाव और बिंब प्रतिबिंब। उदाहरण के तौर पर, एक राज्य ना हो, बहुत से हो जहां, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। बहुत तारे थे, अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना जाना सुना तब मिटा। तो इसमें जो अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बड़ा ही शानदार पंक्तियां हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन फन सा फटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है, इसका तो कहीं पर भाव देखने को ही नहीं मिल रहा है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा भटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसके अलावा इसमें जो रौद्र रस है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। शांत रस का भी भाव नहीं है। इसमें जो रस का जो प्रयोग हुआ है वो है करुण रस। तो पंक्तियों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो रस है वो है करुण रस। मणि भोय भुजंग सी जननी, फटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर भुजंगर, किया न्याय तुमने जगदीश। अगला प्रश्न है, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं? किसी शब्दांश या जो प्रत्यय होता है, ये शब्दांश तो होते हैं और साथ ही शब्दांश या अव्यय तो होते हैं, लेकिन जो प्रत्यय है वो बाद में प्रयुक्त होते हैं। तो जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश और अव्यय तो होते हैं, लेकिन ये शब्द के जो अर्थ है उसके पहले ना लगकर बाद में लगते हैं और उसका जो अर्थ है उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो इसका जो अर्थ है वो आंसर होगा वो है उपसर्ग। क्योंकि उपसर्ग है वो शब्दांश या अव्यय होते हैं जो कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उस शब्द या जो अर्थ है उसको विशेष अर्थ के साथ ही उसका जो नया रूप है वो प्रदान करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपसर्ग बी। जिसके मन में दया का अभाव हो, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? जिसके मन में दया का अभाव हो, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? हम कई लोग अपने आम जीवन में बातचीत के लिए करते हैं कि ये तो व्यक्ति है वो बड़ा निर्दयी है। तो निर्दयी का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि इसके मन में बिल्कुल भी जो दया है उसका वो भाव है वो नहीं हो। सहृदय तो वो होता है जो हृदय से युक्त हो, कृतज्ञ नहीं है, हृदय विचारक भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निर्दय। तो जिसके मन में दया का अभाव हो, दया का भाव तो वो सहृदय हृदय से युक्त है, और जो निर्दय होता है उसका अर्थ होता है कि उसके मन में बिल्कुल भी दया का भाव है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
तो जो वर्ग एक की जो पात्रता और चयन परीक्षा है उसमें आपको साहित्य के साथ ही व्याकरण के जो प्रश्न है उनकी भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिलेगी। तो वर्ग एक का जो पेपर है उसको क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि उसमें ना केवल आपके जो साहित्य है उसके अलावा जो व्याकरण है उस पर भी आपकी जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। तो पहली बात तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनेंगे और जिनके खंड सार्थक होंगे उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द नहीं, मूल शब्द भी नहीं, योग रूढ़ भी नहीं, तो इनका जो आंसर होगा वो होगा यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द है वो विकारी है? विकारी जो शब्द हैं वो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये हिंदी में विकारी शब्द है उसकी श्रेणी में आती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो कौन सा शब्द विकारी है? तो जाहिर सी बात है जो विशेषण है वो विकारी है। इसके अलावा जो समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है या जो संबंध बोधक है वो अविकारी शब्द हैं, उनकी श्रेणी में शामिल होते हैं। तो जो लिंग वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उनको हम विकारी बोलते हैं। जो लिंग वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं अव्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है, क्रिया है, वो अव्यय है या विकारी है। और जो समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, वो अविकारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? तो जो वाक्यों के जो भेद हैं वो दो प्रकार से किए जाते हैं। एक किया जाता है अर्थ की दृष्टि से और एक किया जाता, तो वाक्य में जो रचना के जो भेद हैं, वाक्य में जो भेद है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है रचना के आधार पर, एक किया जाता है अर्थ के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होती हैं वो तीन प्रकार के, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो 8 प्रकार के। तो हिंदी में जो वाक्यों का जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है रचना के आधार पर, एक किया जाता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद है वो 8 प्रकार की, और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद है वो 3 प्रकार के। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद ये है कि साधारण संकेत वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो वाक्य के आधार पर भेद है, साधारण वाक्य सही है, संयुक्त भी सही है, मिश्र भी सही है। जो संकेतवाचक वाक्य है वो रचना के आधार पर ना होकर जो अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्यों के भेद हैं उसमें से एक है। जबकि जो साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और जो मिश्र वाक्य है वो रचना के आधार पर वाक्यों के भेद है, और ये है संकेतवाचक, वो अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद है। तो बी आंसर है वो सही होगा हमारा। विदेशी भाषा की सामग्री प्राप्त करने के लिए कौन सा माध्यम है वो अत्यंत आवश्यक है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदेशी भाषा की जो सामग्री है वो प्राप्त करने के लिए कौन सा माध्यम है वो अत्यंत आवश्यक है। आप देखेंगे जो वर्तमान युग है वो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का युग है, जहाँ पर हम विभिन्न जो पुस्तकें होती हैं जब प्रकाशित होती हैं तो उनका जो प्रकाशन है वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद है वो किया जाता है। और यही अनुवाद की जो प्रवृत्ति है वो हम ना केवल एक कल्चर, एक देश से दूसरे देश के साहित्य को जानने का माध्यम होती है, बल्कि विचारों का आदान प्रदान है वो भी होता है। अगर अनुवाद ना हो तो ये स्वाभाविक नहीं है कोई व्यक्ति है वो चाइना में कोई प्रकार बुक है उसको पढ़ सके या कोई अन्य पुस्तक है तो उसको प्रकाशित कर सके। उदाहरण के लिए युवाल नोआल हरारी की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी कुछ वर्ष पूर्व, होमो सेपियंस, तो उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया तभी उनके जो विचार है वो अन्य लोगों तक ग्रह हो सके। तो कौन विदेशी भाषा की सामग्री प्राप्त करने के लिए कौन सा माध्यम अत्यंत आवश्यक है? तो वो है अनुवाद, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से ही एक भाषा का दूसरे भाषा में वो अनुवाद होता है और जो विचार है वो ग्राह्य होते हैं, और जो कोई भी पाठक होता है वो अपनी भाषा में ही उसको पढ़ सकता है, जो और वो तभी पढ़ सकता है जब अनुवाद हो जाए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी में लिप्यंतरण अनुवाद करने के विषय में किस आयोग द्वारा नियमों का निर्धारण किया गया? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
और ये एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है और भविष्य में भी इसके आने की फिर संभावना है वो ज़्यादा है। तो अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी में लिप्यंतरण अनुवाद करने के विषय में किस आयोग द्वारा नियमों का निर्धारण किया गया है? इसका जो आंसर है वो राजभाषा आयोग तो नहीं है। राजभाषा प्रथम जो राजभाषा आयोग की जो स्थापना है वो 1955 में की गई थी। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी और इसकी जो स्थापना है वो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि अनुच्छेद 344 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति हिंदी भाषा की तरक्की और विकास के लिए प्रत्येक 5 वर्ष है उसमें राजभाषा आयोग है उसकी स्थापना करेगा। तो इस तरीके से 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी अनुच्छेद 344 के तहत। ये जो कोठारी आयोग है इसका जो गठन है 1964 और 66 के मध्य माना जाता है और जो प्रथम जो शिक्षा नीति आई थी वो इन्हीं के क्रियान्वयन पर की गई थी। प्रथम जो शिक्षा नीति है वो इसी कोठारी आयोग की अनुशंसा या मार्गदर्शन में की गई, अपनाया गया था। और प्रथम शिक्षा नीति है जो उसको अपनाने का वो वर्ष है वो है 1968। केंद्रीय हिंदी जो निदेशालय आयोग है इसकी जो स्थापना है वो है 1960 में। और जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है इसकी जो स्थापना वो है 1961 में। तो इस तरीके से प्रथम जो राजभाषा आयोग है उसका जो स्थापना है वो है 1955 में अनुच्छेद 344 के तहत। केंद्रीय हिंदी निदेशालय उसकी स्थापना 1960 में। कोठारी आयोग प्रथम जो शिक्षा नीति है उसमें इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसी की अनुशंसाओं पर भी प्रथम शिक्षा नीति है उसका गठन किया गया था 1968 में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना है 1961 में। प्रश्न है हमारा अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी में लिप्यंतरण के लिए के विषय में किस आयोग द्वारा नियमों का निर्धारण किया? तो उसका जो आंसर है वो है तो इसका जो आंसर है वो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है उसी का यह कार्य है कि अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण और उनके देवनागरी में लिप्यंतरण अनुवाद का कार्य करे। अगला प्रश्न है भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारी ऑप्शन है 1975 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी, 2000 में भी नहीं की गई थी, 1947 में तो खैर भारत आज़ादी हो रहा था उस समय तो नहीं की गई थी। इसका जो आंसर है वो है 1965। तो भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जो जनसंचार संस्थान है उसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है 1965 में। तो डी आंसर है वो सही होगा। दिए गए विकल्पों में से विज्ञान की विशेषता है वो कौन सी नहीं है? दिए गए विकल्पों में से विज्ञापन की विशेषता है कौन सी नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में से विज्ञापन की जो विशेषता नहीं है वो लक्ष्य विषय की जानकारी देना। ये विज्ञापन की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि अगर विज्ञापन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना या कोई जो प्रोडक्ट है या जो प्रचार जिसका किया जा रहा है उसका बिल्कुल जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए। और वो तभी क्लियर होगा जब उसका जो विषय है या जो कथ्य है उसकी जानकारी है वो क्लियर और स्पष्ट जो शब्द है उसमें दिया जा सके। तो लक्ष्य विषय की स्पष्ट जानकारी देना बिल्कुल सही है। विषय के प्रति जागरूकता पैदा करना ये भी सही है। उदाहरण के तौर पर सरकार जो गवर्नमेंट है वो विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन है वो सरकारी विज्ञापन देती है, तो उसका उद्देश्य होता है कि जो विषय है या जो कथ्य है उसके प्रति लोगों में जागरूकता है उसका प्रसार है वो करना। विज्ञापन के रूप में संदेश प्रसारित करना ये भी सही है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से हम कोई भी ना कोई जो संदेश है वो प्रसारित भी करते हैं। जैसे कि तम्बाकू या गुटखा है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सरकार है उसमें एडवर्टाइजमेंट भी करती है कि विज्ञापन के रूप में संदेश भी देती है कि जो तम्बाकू या गुटखा जो खाने से है वो आपका है वो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है, वो कैंसर का वो कारण बनेगा। इसके अलावा इसके प्रति जागरूकता भी फैलाती है कि अगर आप इसको खाएंगे तो इसका जो नुकसान है वो स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से होगा, और वो जो नुकसान है वो ना केवल व्यक्ति के लिए बल्कि जो स्वास्थ्य और जो परिवार है उस पर कितना भी उसका बेहतर प्रभाव है वो खराब प्रभाव है वो पड़ेगा। और लक्ष्य विषय की जानकारी देना भी सही है। इसमें अनैतिकता है, अनैतिकता का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ये अनैतिकता है वो सही आंसर है।
तो दिए गए विकल्पों में से विज्ञापन की विशेषता क्या नहीं है, तो वो है अनैतिकता। अगला प्रश्न है, कामायनी पर जयशंकर प्रसाद जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये तो कामायनी है वो आधुनिक हिंदी काव्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 और 36 दोनों मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कामायनी है वो 15 सर्गों में विभाजित है। इसकी जो शुरुआत है वो होती है चिंता सर्ग से, और इसका जो अंतिम सर्ग है वो है आनंद। ये पंक्तियां ही हैं कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घना था। और ये जयशंकर प्रसाद है वो हिंदी की छायावाद की जो वृहद रही है, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, और इन्हीं को उसमें शामिल है। छायावाद के प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा इनकी जो अन्य काव्य संग्रह है कामायनी के अलावा, तो उनमें एक है आंसू, लहर और झरना। तो कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? सरस्वती सम्मान नहीं मिला था, ज्ञानपीठ भी नहीं मिला था, साहित्य अकादमी भी नहीं मिला था। तो कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को जो पुरस्कार मिला था उसका नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को जो पुरस्कार मिला था उसका नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक। काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। तो काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। कामायनी की इन प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा निराश मनु को क्या संदेश देती है? तो जो कामायनी है उसके जो प्रमुख पात्र हैं, एक उसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा। जो श्रद्धा है वो हृदय पक्ष है उसका प्रभाव करती है, और जो ईड़ा है वो बुद्धि पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें जो कामायनी की इन पंक्तियों में बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये कामायनी के। तो इसका जो अर्थ है वो इस तरीके से होता है कि जब देव सभ्यता का जब विनाश हो जाता है तो मनु उसमें अकेला जीवित बचता है। तो मनु वो काफी हताश और निराश है, तो वहीं पर उसकी जो मुलाकात है वो श्रद्धा से होती है। तो श्रद्धा है उसको वो वापस है वो कर्म जीवन है या जो जीवन है उसमें है उसके लिए वो करती है उद्बोधन कि आप फिर से उसमें जो नई जीवन है वो नई सृष्टि है उसका निर्माण कीजिए। तो इस सत्य का नहीं, उदासी का भी नहीं, आनंद का भी नहीं, इन पंक्तियों में जो श्रद्धा निराश मनु को संदेश देती है वो देती है काम का। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में किस दर्शन पर आधारित है? तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो एक प्रमुख दर्शन है उस पर आधारित है। वेदांत नहीं, न्याय भी नहीं, वैशेषिक, ये जो दर्शन है वो है प्रत्यय विज्ञा दर्शन, और इसी को बोल दिया जाता है शैव दर्शन। अगर आपसे ऑप्शन में आ जाए कि कामायनी का दर्शन प्रत्यय विज्ञा दर्शन नहीं है तो शैव दर्शन, और इसी को बोल दिया जाता है आनंदवाद। तो कामायनी का जो दर्शन है वो है शैव दर्शन, आनंदवाद या प्रतिविज्ञा दर्शन, और इसी के लिए जो कामायनी का जो अंतिम सर्ग है वो है दर्शन, रहस्य और आनंद। तो उसका जो अंतिम सर्ग भी है वो है आनंद सर्ग कामायनी का। और ये प्रतिविज्ञा दर्शन है उसी को प्रतिफलित करती हुई पंक्तियां हैं अंतिम में। कामायनी का अंत इन पंक्तियों से होता है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बनाता, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घना था। तो जो प्रतिविज्ञा दर्शन है आनंद को प्रतिपादित करने के लिए पंक्तियां हैं वो कामायनी के अंत में आती थी। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घना था। अगला प्रश्न है, स्वभाव से पकड़, आदत से अक्कड़, भक्त के समान निर्ही, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर। वाह क्या पंक्तियां हैं! ये पूरा अलंकार और जो रस से युक्त जो पंक्तियां बोली जा सकती हैं ना वो लिखी गई हैं। स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के समान निरीह, विषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर। उपरोक्त कथन है वो कबीरदास के लिए किस पंक्ति? तो कबीरदास हैं वो हिंदी की जो ज्ञानश्री काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं, और इनकी जो रचना है वो है बीजक, जो कि 3 भागों में विभाजित है, साखी, शबद और रमैनी। ये जो प्रश्न है वो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, विजेंद्र स्नातक ने भी नहीं, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने भी नहीं। ये जो कथन है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कबीर के बारे में, और इनकी पुस्तक है कबीर पुस्तक, उसी से ये पंक्तियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर पर एक व्यवहारिक आलोचना भी लिखी, इसका नाम है कबीर, और उसी पुस्तक से ये पंक्तियां ली गई हैं। इसी पुस्तक में जो कबीर है उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कबीर है वो वाणी के डिक्टेटर है। भाषा मानो उनके सामने बस वर्तनी हो गई है, वो भाषा को जिस रूप में आजमाना चाहे, जिस रूप में प्रयोग करना चाहे, उस रूप में कर सकते हैं। तो स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के समान निरीह, बीजदारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर। ये जो पंक्तियां वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कबीर पुस्तक से। इसी पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी के डिक्टेटर है उस पद से भी संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो गोदान है वो प्रेमचंद का एक प्रमुख महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1936, और ये उपन्यास है वो 36 अध्याय है उसमें विभाजित है। तो प्रकाशन वर्ष है 1936 और ये 36 अध्याय है उसमें विभाजित है। तो गोदान उपन्यास में एक कथन किसका है? अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। ये जो कथन है वो जुनिया का नहीं है, दनिया का भी नहीं है, उरी का भी नहीं है। ये जो कथन है वो है गोबर का। जब गोबर और जुनिया का जब संवाद होता है तब उसमें ये पंक्तियां आती हैं, गोबर जुनिया संवाद। तो ये जो गोदान उपन्यास में जब गोबर और जुनिया का जब संवाद हो रहा होता है तब उसमें ये पंक्तियां आती हैं, और इन पंक्तियों को बोलता है गोबर। अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। ये जो पंक्तियां गोबर। इसके अलावा जो गोबर के बारे में एक प्रमुख बात याद रखने की है, गोबर है एक विद्रोही चरित्र भी है गोदान उपन्यास में। तो विद्रोही चरित्र अगर आपसे पूछा जाए कि गोदान में कौन है तो गोबर उनमें से एक है। तो विद्रोही चरित्र है और एक गोबर जुनिया का जब संवाद होता है उसकी ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का जो नायक है वो कौन है? गोदान उपन्यास का जो नायक है वो कौन है? तो गोदान उपन्यास वो 1936 में उसका प्रकाशन वर्ष और 36 भागों में विभाजित है। गोबर इसका नायक नहीं है, माता दीन भी नहीं है, पंडित ओंकारनाथ भी नहीं है। ये उहरी है वो इस उपन्यास का नायक है। और जो संपूर्ण उपन्यास का जो मूल कथ्य है वो एक ही इच्छा के इर्द गिर्द रखी गई है, वो है उहरी की गाय खरीदने की लालसा। कहानी का जो प्रारंभ है, उपन्यास का जो प्रारंभ है वो भी उहरी की जो गाय खरीदने की है, उसके घर में एक गाय आ जाए उसकी लालसा से होती है, और उसका जो अंत है वो भी गाय पर ही जाकर खत्म होता है। और अंत में उसको जो गाय है उसका सौभाग्य वो मिल ही नहीं पाता है। इसका जो नायक है वो है उहरी। इसके अलावा जो गोबर है वो इसका पुत्र है उहरी का। माता दीन और दाता दीन ये गांव के दो पंडित व्यक्ति हैं, और पंडित जो ओंकार नाथ है ये पत्रकार हैं, और इनके पत्र जो उनका जो अखबार है उसके जो संपादक हैं वो हैं बिजली। ये बिजली के संपादक हैं पंडित ओंकार नाथ। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का जो नायक है उहरी किस गांव का रहने वाला था? तो गोदान उपन्यास का जो नायक है उहरी है। तो गांव उस उपन्यास की जो शुरुआत है वो इसी तरीके से होती है कि सेमरी और बेलारी हैं वो अवध प्रांत के दो गांव हैं, और जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो जो उहरी है वो उसके जो गांव का नाम है वो है बेलारी। तो उहरी का जो गांव है गोदान उपन्यास में वो है बेलागारी। ये जो मेरीगंज है ये आता है मेला आंचल में। जो फणीश्वर नाथ रेणु का जो मेला आंचल उपन्यास है जो बिहार के जिले के जो पूर्णिया गांव पर आधारित है उसका नाम है, ये रेणु का उपन्यास जो है मेला आंचल, उसमें मेरीगंज नाम का जिक्र है। तो जो मेरीगंज गांव है वो फणीश्वर नाथ रेणु को मेला आंचल गांव में है, मेला आंचल उपन्यास में है। और जो उहरी है उसमें दो गांव का जिक्र आता है, सेमरी और बेलारी। तो उहरी है वो बेलारी गांव है उसके रहने वाले। इसके अलावा इसमें एक महाजन या वो है सामंतकार भी है, वो है राय साहब, वो है जो सेमरी गांव है उसके। तो सेमरी गांव के रहने वाले हैं राव साहब, और उहरी है वो है बेलारी गांव का रहने वाला।
और मेरीगंज है वो फड़ीसोनाथ रेणु के मेला आंचल है उसके गांव है। आज के लिए इतना ही, हम इसको कंटिन्यू करते हैं कल के लिए। धन्यवाद।